नमस्कार दोस्तों। तो आज हमने जैसे आपको वादा किया था 1 तारीख से हम इंडिया के भूगोल ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करने से पहले हमें कुछ सामान्य जानकारी अपने मतलब पृथ्वी के बारे में होनी चाहिए। क्या अक्षांश रेखाएं होती है, क्या देशांतर है, क्या पृथ्वी की कक्षा, दूरी, आपके परिभ्रमण, परिक्रमण, इन सब की आज जो सामान्य जानकारी है वो हम इस पहली क्लास के अंदर देख लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इसको ये समझने वाली चीज़ है। ठीक है। इसको थोड़ा आप ध्यान लगाकर ढंग से समझना। अगर एक बार समझ में आ गई, एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो ये क्वेश्चन आप जिंदगी में कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने पृथ्वी की। ठीक है। तो ये अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी का आकार, आप आकार लिखिए। पृथ्वी का आकार क्या है? आपको पूछ ले कि पृथ्वी किस आकार की है, तो आकार है आपके गोलाब। गोलाब कह दो चाहे भूआब कह दो, तो पृथ्वी का आकार है गोलाब, भूआब। इस पृथ्वी का आकार तो ये हो गया। इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? बराबर कहां से बटेगी? यहां से बटेगा, या यहां से बटेगी, या फिर ये। ठीक है, यही होनी चाहिए। तो वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों के अंदर बांटे, उस रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत कह दो या भूमध्य कह दो। भूमध्य रेखा। ठीक है। तो ये पृथ्वी को दो बराबर भागों के अंदर बांटते हैं। ऊपर वाले भाग को हम कह देंगे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और ये जो उत्तरी वाला गोला हो गया। अब इस एक बड़े गोले को हमने इस विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा के द्वारा दो बराबर भागों के अंदर बांट दिया है। जितना भाग इधर है उतना ही भाग इधर है। तो ऊपर वाले भाग को हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी वाले को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। तो आप लिख लीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, हम मैप से समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इसको मिटाकर बार बार मैं आपको लिखाऊं, तो आप कुछ लाइनें इसके अंदर अपने आप लिखिए, मैं बोल देता हूं आपको। तो आप पहली लाइन में लिखिए, पृथ्वी का आकार गोलाब या भूआब है। ठीक है। उस बाद में लिखिए आप विषुवत रेखा, ऐसे डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए विषुवत रेखा, ऐसे हेडिंग डाल लीजिए आप, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और उसकी आप डेफिनेशन लिखिए, वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों के अंदर बांटती है उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। चलो मैं यहाँ आपको लिखा देता हूं। आपको कोई परेशानी ना हो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मैं ही लिखाता हूं आपको। आकार तो आपने लिख लिया होगा, पृथ्वी का आकार क्या है? गोलाब, भूआब। और अब आप ऐसे हेडिंग डालिए विषुवत रेखा। या भूमध्य रेखा। बात तो आप समझ गए, क्या है भूमध्य, क्या है विषुवत। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटने वाली अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा विषुवत या भूमध्य रेखा कहलाती है। ये लिख लेना। ठीक है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटने वाली अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाएं क्या होती है हम समझेंगे, आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए। तो अपन इधर वापस बनाते हैं आपके,
ठीक है। तो आप देखो पृथ्वी से ये आपके भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कह लीजिए आप, ये है। तो ये पृथ्वी का जो आपका व्यास है, पृथ्वी चौड़ी ज़्यादा कहाँ से है, विषुवत रेखीय क्षेत्र से। देखो यहाँ से तो इतनी चौड़ी है, और ये यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ ऊपर तो आपके आर्कटिक सागर हो जाएगा या नीचे अंटार्कटिक सागर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से चौड़ाई कम है, और यहाँ से देखो पृथ्वी सबसे ज़्यादा फैली हुई है, चौड़ी है। तो आपको पूछ ले कि विषुवत रेखीय क्षेत्र अधिक चौड़ा है, इसका कारण क्या है। तो आप लिख लीजिए, अगली लाइन लिखे आप, ये समझ लिया होगा आपने। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए, अगली वीडियो के अंदर आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप लिखिए विषुवत रेखा, विषुवत रेखा क्षेत्र अपने विषुवत रेखीय क्षेत्र अधिक चौड़ा है क्योंकि पृथ्वी के गुणन के कारण जो अपकेंद्रीय बल लगता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र अधिक चौड़ा है क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो अपकेंद्रीय बल लगता है उससे इस भाग की चौड़ाई अधिक हो जाती है। अब केंद्रीय बल कौन सा है, अपन अभी बलेवना करते हैं, जो मक्खन निकालते हैं, उसके अंदर भी आपके साइंस के अंदर अपन पूछते हैं कि जो मक्खन निकालते हैं उसके अंदर कौन सा बल लगता है। तो ये अपकेंद्रीकरण बल के कारण। तो अपकेंद्रीय बल अधिक विषुवत रेखीय क्षेत्र पर, ये आपके जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, ये इसके आसपास का क्षेत्र नहीं, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है। पृथ्वी गुणन का मतलब मैं आपको समझाऊंगा आगे। गुणन मतलब पृथ्वी ऐसे घूमती है ना, अपने जो काल्पनिक रेखा, पृथ्वी अपने धुरी के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमती है, ग्लोब आपने देखा होता, उसके कारण अपकेंद्रीय बल लगता है। और अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक इस क्षेत्र के अंदर लगता है। तो इसके कारण पृथ्वी यहाँ से तो अधिक चौड़ी हो गई और ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर चपटी है, क्योंकि यहाँ पर अपकेंद्रीय बल कम लगता है। तो आप लिख लीजिए ध्रुवीय क्षेत्रों में अपकेंद्रीय बल कम होता है तो वह चपटे हैं। तो वो क्या है, चपटे हैं। आपके विषुवत रेखीय क्षेत्र में अधिक बल लगता है तो वहाँ से पृथ्वी ज़्यादा चौड़ी है, और यहाँ जो ध्रुव वाला क्षेत्र है ये हो, एक ही बात है। तो ये थोड़े चपटे हैं, ठीक है। तो ये हमने लिखा। तो दोस्तों ये जो आपके विषुवत रेखीय क्षेत्र है, भूमध्य क्षेत्र कह दो चाहे विषुवत रेखीय क्षेत्र कह दो, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम है, ठीक है। आपको पूछ ले गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सबसे कम कहाँ पे है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र के आसपास वाला क्षेत्र है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है। सबसे अधिक कहाँ पे होगा आप बताओ। तो यहाँ पे कम है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर सबसे अधिक बल रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको पूछ ले कि आपके जो ये रॉकेट है, जो ये मिसाइल है, अपन प्रक्षेपित करते हैं तो कहाँ से करते हैं, कौन से क्षेत्र के पास से करते हैं, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र के पास से करेंगे अमन, ठीक है। तो क्यों करते हैं इसका उत्तर आप समझ लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम है।
गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, पृथ्वी की तरफ चीजों को खींचता है। जैसे आपके वो अपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि सेव नीचे ही क्यों गिरा, तो नीचे पृथ्वी खींचती है। तो रॉकेट को भी क्या है, ऊपर जाने में सहायता होनी चाहिए, इसलिए आपके विषुवतरेखीय क्षेत्र के पास सबसे कम गुरुत्वाकर्षण होता है। तो इस क्षेत्र से रॉकेट और ये सब प्रक्षेपण जो कार्य होते हैं तो विषुवतरेखीय क्षेत्र के पास से होते हैं। तो भारत में भी आपने कभी सुना है कि भाई, तो भारत का आप देखो, आप भारत के आप इधर देख लीजिए, ऐसे एक तरीके से भारत यहाँ से, भारत की अक्षांश स्थिति कितनी है, 23.3 से 30.12, ठीक है। तो यहाँ से जो अक्षांश रेखा है कौन सी होती है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। ये जो सारी रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। जो उत्तरी गोलार्ध में है उन्हें उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है उन्हें दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो इस भूमध्य रेखा, ये मेन भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के इधर वाला दक्षिणी गोलार्ध है, उत्तरी वाला उत्तरी गोलार्ध है। तो ऊपर वाली लाइन है वो उत्तरी अक्षांश है, नीचे वाली आपके दक्षिणी अक्षांश है। तो ये 23 वाला ऐसे नीचे जाएंगे, 23, यहाँ 22, यहाँ 22 आ जाएगी, धीरे धीरे करते 21, 20, 19। तो जैसे जैसे घटती जाएगी अक्षांश रेखा, एक अक्षांश रेखा सबसे पास है विषुवत रेखा के, 2 थोड़ी दूर है, 3 थोड़ी और दूर है, ऐसे करते 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 यहाँ 90 तक आ जाएगी, ठीक है। 90 वाली एकदम कहाँ पर है, ध्रुव पर है। तो अपने तो क्षेत्र है, अपना क्षेत्र सबसे पास विषुवत रेखा के अंदर कौन सा होगा, 23.3, ठीक है। तो इसीलिए आपने कभी सुना है जम्मू कश्मीर से आपके इसरो ने रॉकेट का प्रक्षेपण किया है या मिसाइल छोड़ी गई है अंतरिक्ष के अंदर, क्या आपने सुना है उत्तराखंड से, क्या आपने सुना है दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, कभी नहीं सुना ना। इसका कारण यही है कि विषुवतरेखीय क्षेत्र से जितना पास होकर हम छोड़ेंगे मिसाइल को, वो उतनी ही सफलता प्राप्त करेगी, ऊपर जाने में उसको कठिनाई कम होगी। इसलिए आपके यहाँ आंध्र प्रदेश के अंदर हरिपुरा के अंदर आपके लोग, ये झील है, इधर से अपन हरिपुरा के अंदर आंध्र प्रदेश से इसरो जितने भी करता है वो यहीं से ही मिसाइलों का प्रक्षेपण होता है। इसका कारण क्या है, ये विषुवतरेखीय क्षेत्र के पास में है और यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम लगता है, इसलिए मिसाइलों को सहायता प्राप्त होती है। तो आपने ये समझ लिया होगा। आप लिखिए, अभी लिखने में ध्यान आप कम दीजिए और समझने में अधिक दीजिए। समझ लिया तो इसको लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आप लिखिए अगली लाइन विषुवत रेखा के अंदर, आपके लिखिए विषुवत रेखीय क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है, यही कारण है कि रॉकेट, मिसाइल आदि का प्रक्षेपण विषुवत क्षेत्र से किया जाता है। अपने को क्या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर कोई रॉकेट ऊपर जाएगा तो इतना बल चाहिए अपने को कि वो ये अपने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को फेल कर सके और ऊपर जा सके। तो ये आपके विषुवतरेखीय क्षेत्र के पास गुरुत्वाकर्षण सबसे कम होता है, पृथ्वी
कोई चीज को नीचे कम ताकत से खींचती है, इसलिए ऊपर जाने में सहायता होती है। इसलिए अपने रॉकेट वॉकेट ये सारे आसपास वाले क्षेत्र कहाँ पर है, विषुवत के क्षेत्र। अभी कोई देश मान लो गया रूस है, तो आप तो कहोगे सर वो तो बहुत ऊपर है, तो रूस आप देख लिया करो, आसपास के जो मित्र देश है जो विषुवत रेखा के सबसे पास में, उनके यहाँ से मिसाइल लॉन्च करवाते हैं। तो जितना संभव हो सके, कहने का मतलब ये है कि विषुवत रेखा क्षेत्र के जितने पास होगी उतनी ही सहायता हमें प्राप्त होगी। तो आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकते हैं कि रॉकेट मिसाइल आदि किस क्षेत्र से लॉन्च किए जाते हैं, कारण पूछ ले, या आपके ऐसे पूछ ले गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम किस क्षेत्र में होता है, तो विषुवत रेखा सबसे अधिक तो ध्रुवीय क्षेत्र, चाहे वो दक्षिणी हो चाहे कोई भी। अब आप अक्षांश रेखा के बारे में समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस बात के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जो देखो पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो ये बीच वाली क्या है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, तो ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जा रही है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, अक्षांश रेखा ही हो गई। ये कितनी हो गई, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। आपको पूछ ले विषुवत रेखा क्षेत्र है 0, विषुवत रेखा है तो 0 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 4 डिग्री अक्षांश या 23.5 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा कौन सी होती है, भूमध्य या विषुवत रेखा। अब ऐसे ऊपर चलती जाएगी, एक नंबर अक्षांश रेखा, 2 नंबर, ये कौन सी हुई, उत्तरी गोलार्धी या दक्षिणी गोलार्धी। उत्तरी की बात कर रहे हैं तो इसको कहेंगे एक अक्षांशीय उत्तरी अक्षांशीय रेखा, दूसरी उत्तरी अक्षांशीय रेखा, तीसरी उत्तरी अक्षांशीय रेखा, ऐसे ऐसे चलती जाएगी और लास्ट वाली कौन सी है, 90। समझ में आ गई बात, ऐसे चलती जाएगी, ऐसे ऐसे आपके चलते रहो, लाइनें बनाते रहो, पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये वाले 0 है, इसके ऊपर 90 बन जाएगी, और इधर भी नीचे 90 बनाएंगे अपने। 1 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध अक्षांश रेखा, 2 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध अक्षांश रेखा, 3 दक्षिणी गोलार्ध अक्षांश रेखा, 4, 6, ऐसे करते 90 वाली यहाँ, ठीक है। तो 90 इधर हो गई और 90 ऊपर हो गई, 90 और 90 180। लेकिन अपने को इस वाली 0 वाली को भी गिनना है ना, 0 के ऊपर 90, 0 के दक्षिण में 90 और एक विषुवत रेखा। तो आपको पूछ ले अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, तो अक्षांश रेखाएं 181 होती है, ठीक है। तो आप इस बात को लिख लीजिए, पहले धीरे धीरे अपन अच्छी तरीके से बात करेंगे इसके बारे में, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप थोड़ा हेडिंग डाल लीजिए, अक्षांश रेखा। क्या लिखेंगे इसके अंदर, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, लिख लीजिए, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, 181। मानक संख्या, आपको मानक संख्या पूछ ले तो मानक संख्या तो 180 है। एक हम विषुवत रेखा 0 डिग्री वाली जोड़ लेते हैं तो 181 हो जाती है, ठीक है। इनसे अपने को क्या पता चलता है, इनसे अपने को दूरी जान पड़ती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाओं से हम क्या पता करते हैं, दूरी पता करते हैं। अक्षांश रेखाओं से दूरी पता की जाती है। यह
संपूर्ण वृत्त बनाती है। ध्रुव की तरफ बढ़ने पर इनके बीच की दूरी समान रहती है। ठीक है, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 111। अक्षांश रेखाओं से दूरी का पता किया जाता है। ठीक है, इस देश से ये कितना है, तो कितने अक्षांश के बीच में आप दूरी ज्ञात कर लीजिए। एक अक्षांश, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 होगी, तो जितने भी अक्षांश हैं उनके बीच की दूरी में 11 आप मल्टीप्लाई 111 मल्टीप्लाई करते रहिए, आपको दूरी पता चल जाएगी। अक्षांश रेखाओं से दूरी यह संपूर्ण वृत्त बनाती है। तो अपना ये जो गोला है ना, अपन तो ऐसे बनाने, ग्लोब में आप देखा करो, ये लाइन ऐसे जाकर पीछे से भी घूमकर भी तो आएगी ना। ये क्या है, ये मान लो गोला है, तो यहाँ से ऐसे घूम कर आए, पूरा सर्कल बनाएगी ना ये, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो ये पीछे घूम कर आएगी नहीं, पूरा वृत्त बनाएगी। क्या है वृत्त? मतलब सर्कल होता है ना, ये ऐसे जाकर उधर पीछे से भी घूम कर आएगी, पूरा सर्कल बनाती है। और ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, अभी अपन इधर जा रहे हैं, मान लो इस तरफ ये लाइनें बढ़ रही है ऐसे, ये मान लो 24 नंबर अक्षांश रेखा, 25, 66, 67, तो इनकी क्या है, ये वृत्त का आकार है, कम होता जाएगा, लेकिन इनके बीच की दूरी है ना, इधर भी 111 होगी और ऊपर वाली मान लो 88 और आपको 89 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी पूछ ले, तो आप ये मत समझना कि ध्रुव की तरफ जा रही है तो दूरी कम हो जाएगी। अक्षांश रेखाओं की ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो भी दूरी समान ही रहती है, 111 किलोमीटर दोनों के बीच में दूरी रहेगी। लेकिन अपन पढ़ेंगे देशांतर के बीच में ध्रुव की तरफ बढ़ने पर दूरियां कम हो जाने लगती है, इसलिए अपन ये बात कर रहे हैं। आप ये भी लिख लो कि ध्रुव की तरफ बढ़ने पर वृत्त का आकार कम होता है। देखो दूरी तो कम नहीं होगी, लेकिन ये जो सर्कल का आकार तो कम होगा ना, सर्कल का आकार तो कम होगा, हमें भी पता है। तो आप किसी भी बॉल को भी लेकर देख लीजिए, क्योंकि कम क्यों होगा, क्योंकि विषुवतरेखीय क्षेत्र की तरफ तो क्या है, पृथ्वी की चौड़ाई बहुत अधिक है, लेकिन ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे जाएंगे तो कम होगी, तो सर्कल भी थोड़ा कम हो जाएगा ना। तो ध्रुव की तरफ बढ़ने पर वृत्त का आकार कम हो जाता है। तो अपने को इतनी बात ध्यान रखनी थी अक्षांश रेखाओं के बारे में। बताओ आप, अक्षांश रेखा क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा। इससे क्या पता किया जाता है? दूरी ज्ञात की जाती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कितनी दूरी होती है? 111। ध्रुव की तरफ बढ़ने पर इनके बीच की जो दूरी है वो बराबर रहेगी या कम होगी, ज्यादा होगी? बराबर रहेगी। और ध्रुव की तरफ बढ़ने पर आपके ये जो वृत्त है, वृत्त की अक्षांश रेखाएं पूरा एक वृत्त बनाती है, उस वृत्त का आकार कम होगा या समान रहेगा? वो जरूर कम होगा। तो अपन बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। ठीक है, देशांतर रेखाओं से पहले आप कुछ जो काम की जो अक्षांश रेखाएं हैं उनका ध्यान रख लीजिए। ठीक है, काम की अक्षांश रेखाएं आप ध्यान रखिए। ये तो आपको पता चल गई, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। और यहां से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ना, उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए उत्तरी अक्षांश रेखा। ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा, कर्क रेखा। और ये सेम ही आप दक्षिण में बना दोगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो ये हो जाएगी आपकी मकर रेखा। ठीक है, तो आपको पूछ ले कि कर्क रेखा कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध वाली या उत्तरी गोलार्ध वाली? ऊपर देखो, क पहले आता है तो उत्तरी गोलार्ध में होगी, म बाद में आता है तो म नीचे वाले में होगी। नीचे वाला कौन सा है? दक्षिणी, ऊपर वाला उत्तरी। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री आपके दक्षिणी गोलार्ध वाली को क्या कहते हैं? मकर रेखा। एक बात और ध्यान है, यहाँ 66.5 वाली भी आएगी, इसको भी आप 66.5
डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। आर्कटिक, ये नाम अगर आपको दिख रहा नहीं है ध्यान से लिख लेना आप, इस 66.5 वाली में लिख लेना क्या है? आर्कटिक, आर्कटिक रेखा। तो अपन जब विश्व भूगोल के अंदर महासागर पढ़ेंगे तो अपने को पता है उत्तर में कौन सा महासागर है? 5 महासागर है। उत्तर में आर्कटिक, दक्षिण में अंटार्कटिक। तो ये तो हो जाएगी आर्कटिक। और दक्षिणी गोलार्ध की 66.5 डिग्री वाली, 66.5 डिग्री वाली दक्षिणी गोलार्ध वाली अक्षांश रेखा क्या होगी? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, क्योंकि दक्षिण में क्या है? अंटार्कटिक महासागर है। तो अब आपको विषुवत रेखा पे पता चल गया, अगर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा सारी क्या है? ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, मकर रेखा 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा आर्कटिक, और 66.5 दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक। तो ये अक्षांश रेखाओं के बारे में था, इनको आप लिख लेना। अपन बात करें अभी उसमें, लिख लीजिए आप कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। पूछ ले मकर रेखा, तो सेम 23.5 डिग्री या उत्तरी की जगह कर दो आप दक्षिणी अक्षांश रेखा। आपको पूछ ले आर्कटिक रेखा, तो ये क्या है? 66.5 उत्तरी, 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा। इसका मतलब समझते हो ना? 2 डॉट, ये सेम नीचे अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा लिख लेना। और आपके अंटार्कटिका रेखा, अंटार्कटिका रेखा कौन सी है? सेम 66.5 दक्षिणी, दक्षिण में कौन सा सागर है? दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो ये अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना था। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं, हेडिंग डालिए आप, हेडिंग डाल लीजिए पृथ्वी की धुरी। धुरी, ठीक है। तो पृथ्वी की धुरी में अपन बात करते हैं। पृथ्वी की धुरी क्या होती है? आपने अगर एक ग्लोब देख रखा होगा तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, वरना अपन तो ऐसे ही समझा देंगे आपको। देखो ये आपका क्या हो गया? पृथ्वी। पृथ्वी का आकार क्या है बताओ? गोलाब या भुआब? तो अपन ग्लोब आपने देखा होगा, तो ग्लोब के अंदर बीच से एक डंडी डाली जाती है ना, लोहे की, तो वो आपके ऐसे सीधी डाली जाती है या थोड़ी टेढ़ी डाली जाती है? ग्लोब को बाद में हम ऐसे घुमाते हैं तो वो डंडी कैसे? थोड़ी ऐसी 23.5 डिग्री झुकी होती है ऐसे, ठीक है ना। 23.5 डिग्री झुकी हुई रेखा कोई अपने, ये कितनी झुकी होती है? 23.5 डिग्री, ठीक है। तो अपन इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जिस काल्पनिक रेखा की तरफ पृथ्वी घूर्णन करती है उसको पृथ्वी की धुरी कहते हैं। ये वो काल्पनिक रेखा है, मतलब वैज्ञानिकों ने बताया पृथ्वी ऐसे सीधी नहीं है, पृथ्वी थोड़ी सी कैसे झुकी हुई है, और जिस रेखा से झुकी हुई है वो काल्पनिक रेखा कौन सी है? 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी की धुरी आपको पूछ ले तो पृथ्वी की धुरी कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो आप इसमें लिखे वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी घूर्णन करती है वह पृथ्वी की धुरी है। पृथ्वी की
धुरी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे अक्षीय कोण कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं आपके अक्षीय, जिसे आपके अक्षीय कोण कहते हैं। तो इसके अंदर सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, पृथ्वी की धुरी किसको कहते हैं? धुरी वही वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है, इसके ओर ही घूमेगी। और ये कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। अगली अपन बात करते हैं पृथ्वी की कक्षा। आप हेडिंग डालिए, पृथ्वी की कक्षा। तो अपन लिख लेते हैं पहले और बाद में आपको समझा देंगे। तो पहले आप लिखिए, पृथ्वी की कक्षा वह स्थायी मार्ग जिस पर चलते पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चक्कर लगाती है, उसे पृथ्वी की कक्षा कहते हैं। उसे पृथ्वी की कक्षा कहते हैं, आप लिख लेना। ये जो पृथ्वी की कक्षा है उसका आकार क्या है? कक्षा का आकार दीर्घवृत्ताकार है, दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, तो अभी आप इसको समझ लीजिए। ये बीच में हो गया आपके सूर्य देवता, ये आपके हो गए सूर्य, ये क्या हो गया? सूर्य। और अभी आपको सबको पता है कि ये जितने भी अपने ग्रह है, 8 ग्रह है, वो सारे क्या है? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। मान लो ये अपनी पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी जिस निश्चित मार्ग के पर चलते चलते सूर्य के चक्कर लगाती है, ये अपना क्या रास्ता है। मान लो अपने को कहीं बाजार जाना हो, तो बाजार का जो निश्चित रास्ते से अपन जाते हैं तो वो अपनी कक्षा हो गई। उस पर चलते चलते हम जाते हैं, बाजार से सामान लेकर वापस घर पे आ जाते हैं, तो वो अपनी कक्षा हो गई। वैसे ये पृथ्वी इधर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी क्या ऐसे नहीं घूमेगी, पृथ्वी क्या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा के अंदर पृथ्वी घूमती है। तो पृथ्वी ऐसे चलते 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 आपके इधर से घूमते घूमते आपके आएगी ना, तो ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते को ही पृथ्वी की कक्षा कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है, इसका अपने को कोई फिक्स अनुमान नहीं है, क्योंकि आप देखो यहां से तो आपको दूरी ज्यादा दिख रही होगी, ठीक है, और यहां से तो दूरी कम लग रही है ना, क्योंकि इसका रास्ते का, इस आपके पृथ्वी की कक्षा का आकार क्या है? दीर्घवृत्ताकार। मतलब ये एकदम फिक्स दूरी नहीं, ये भाई स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। स्क्वायर के तो क्या है, चारों एकदम बराबर होते हैं, ये 20 होगा तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। लेकिन इसका ऐसा नहीं है, इसका इधर तो कम, इधर ज्यादा है दूरी और इधर कम है। जब पृथ्वी यहाँ पर आएगी तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी कम होगी, जब यहाँ आ जाएगी तो ज्यादा हो जाएगी, वापस यहाँ आएगी तो कम हो जाएगी। तो अपन बात करते हैं इसके बारे में। देखो ये तो समझ में हो गए वह स्थायी मार्ग जिस पर चलते हुए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरा करती है एक, उसको पृथ्वी का क्या कहते हैं? पृथ्वी की कक्षा कहते हैं। समझ गए होंगे आप। पृथ्वी कक्षाकार आकार के दीर्घवृत्ताकार है। तो इसमें आप लिख लीजिए, सूर्य व पृथ्वी के बीच दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, या कोई कह देते हैं 150 मिलियन किलोमीटर। एक ही बात है, 15 करोड़ आए तो 15 करोड़ कर देना, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी ये है, लेकिन कुछ निश्चित कंडीशन आप बनती है, उसके बारे में अपन लिखते हैं
क्योंकि आपको मैंने बताया जो स्थायी मार्ग है उसके अंदर कभी तो पृथ्वी के पास हो जाती है सूर्य, आपके पृथ्वी है, कभी तो सूर्य के पास ज़्यादा हो जाती है और कभी थोड़ी दूर हो जाती है। तो दो कंडीशन अपने को लिखनी है, उस कक्षा के कारण ये होता है। एक तो आप लिख लीजिए उपसौर, एक आप लिखिए उपसौर और एक आप लिख लीजिए अपसौर। ठीक है, ये आपके सूर्य हो गया, ये पृथ्वी का दीर्घ वृत्ताकार कक्षा हो गई और ये अपनी पृथ्वी हो गई। ठीक है, तो उपसौर किसको कहते हैं? उपसौर ये वाली कंडीशन होगी, देखो ये वाली, यहां पर पृथ्वी होगी ना तो दूरी सबसे कम है, तो आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। उपसौर क्या कहते हैं? उपसौर वह समय जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य सबसे कम दूरी होती है। ठीक है, वह समय जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य सबसे कम दूरी होती है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? सबसे कम, ध्यान रखना, कम, उपसौर, उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। इस समय लगभग आपके 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है दूरी। ठीक है, अपसौर इसका ठीक उल्टा, जब सबसे दूर होगी, मान लो यहाँ पर पृथ्वी होगी तो इनके बीच में दूरी देखो इधर ज्यादा है इधर कम है ना, तो जब पृथ्वी यहाँ पर होगी सूर्य से जब सबसे अधिक दूरी होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं? आपके अपसौर कहते हैं। ये स्थिति कब बनती है? ये स्थिति सबसे पास में कब होती है? 3 जनवरी। ठीक है, 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनती है। आप ध्यान से लगाना, ये डेट इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ ले कि वर्ष के किस तारीख पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी सबसे कम होती है, तो 3 जनवरी। ठीक है, इधर आप इसमें लिख लीजिए, सेम ही बात लिखनी है, सिर्फ आप कम की जगह ज्यादा लिख लेना। वह समय जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य सबसे अधिक, सेम ही डेफिनेशन लिखनी है, कम की जगह अधिक आप लिख लीजिएगा, सबसे अधिक दूरी होती है। ठीक है, इस समय लगभग इनके बीच में दूरी हो जाती है 15.2 करोड़, 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और ये स्थिति कब बनती है? ये स्थिति बनती है आपके 4 जुलाई को। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनेगा? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी होती है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर। ये कब बनती है? 3 जनवरी को। सूर्य और पृथ्वी के मध्य सबसे अधिक दूरी वाली स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर। ये कब बनती है? 4 जुलाई। और इसके बारे में आज हम इतना ही बात करेंगे दोस्तों। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो आप दोस्तों इसको लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो अभी आप कर लीजिए। आपको इस चैनल पर आगे बहुत ही अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा ये इंडिया भूगोल हम पूरा कराएंगे, इंडिया का इतिहास भी, पूरी जीके एकदम निःशुल्क और अच्छा कॉन्टेक्ट, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल की कर रहे हो, चाहे चपरासी की कर रहे हो, आपको एग्जाम के अंदर यहाँ से सीधे सीधे इस बोर्ड पर जो लिखे हुए हैं सीधे सीधे पेपर के अंदर मिलेंगे 90% क्वेश्चन कम से कम। ठीक है दोस्तों, तो आप टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये अच्छी लगी क्लास, सब कुछ समझ में आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब बढ़ाने का काम हमारा नहीं है, ये आप पर है दोस्तों। तो आप ही अपने इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाने में योगदान देंगे और हमें विश्वास है कि आप दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिए, अगली क्लास के अंदर आपके डाउट ज़रूर क्लियर होंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।